हेलो दोस्तों। मार्क्सवाद के बारे में बात करते हुए मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्क्स के विचारों को या मार्क्सवाद को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। इनमें पहला है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जिसे हिंदी में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं, जो कि मार्क्स के दार्शनिक विचार या इस दुनिया को देखने का नज़रिया है। और मार्क्सवाद का दूसरा भाग है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या ऐतिहासिक भौतिकवाद या मार्क्स के आर्थिक विचार। ये मार्क्स का समाज के विकास को देखने का, समाज के विकास को समझने का जो तरीका है उसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है, जिसमें मार्क्स हमें बताते हैं कि आदिम मनुष्य जो जंगलों में रहता था उससे लेकर आधुनिक मनुष्य तक समाज की विकास यात्रा कैसे हुई है। ये है मार्क्सिज्म का दूसरा भाग। और मार्क्सिज्म का तीसरा भाग है वैज्ञानिक समाजवाद, जिसे अंग्रेजी में साइंटिफिक सोशलिज्म कहते हैं, जिसमें मार्क्स बताते हैं कि अब इसके बाद आगे की तरफ समाज की या मानवता के विकास की दिशा क्या होने वाली है, जिसमें मार्क्स के सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में विचार जो हैं वो शामिल हैं। तो मार्क्स की थ्योरी का तीसरा भाग है वैज्ञानिक समाजवाद या साइंटिफिक सोशलिज्म। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की थ्योरी के पहले भाग यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, अब ये शब्द सुनने में ही इतना भयंकर और हैवी जान पड़ता है कि इसे सुनकर ही लोग ये मान लेते हैं कि जो शब्द ही इतना भयानक और इतना हैवी है या इतना भारी है, उससे जुड़ी धारणाओं को या उससे जुड़ी फिलॉसफी को समझना तो बिल्कुल ही एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा है। लेकिन ऐसा है नहीं। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझना बहुत आसान है। वो बात अलग है कि इसे तरीके से समझाया जाए। लेकिन जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कार्ल मार्क्स के विचारों को ठिकाने लगाने के लिए ये काम जो है बड़े वाहियात तरीके से किया जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बताने का इसे इतना दुरूह और कम्प्लेक्स बनाकर पेश किया जाता है कि ये लोगों के सर से निकल जाता है, और लोग जो है इसे समझने की बजाय बस इसके जो मूल तत्व हैं या मूलभूत अवधारणाएं हैं उनको रट्टा मार के गुजारा कर लेते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डायलेक्टिक्स, जिसे हिंदी में द्वंद्व या द्वंद्ववाद कहते हैं, और दूसरा है मटेरियलिज्म, जिसे हिंदी में पदार्थवाद या भौतिकवाद कहते हैं। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हिंदी में हुआ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक पदार्थवाद। अब आते हैं पहले शब्द पर, द्वंद्ववाद पर या डायलेक्टिक्स पर, कि ये क्या है। द्वंद्ववाद के बारे में बात करने से पहले एक बात जान लेना ज़रूरी है कि द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत है ये मार्क्स का अपना मौलिक सिद्धांत नहीं था, और ये बात मार्क्स ने खुद मानी है। उन्होंने द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत है वो अपने गुरु महान जर्मन फिलोसोफर हेगेल से लिया था। हेगेल, जिनका नाम था जॉर्ज फ्रेडरिक विल्हेम हीगल। तो द्वंद्ववाद का सिद्धांत मार्क्स ने उनसे लिया था। अब द्वंद्ववाद की एक्सप्लेनेशन या इसकी व्याख्या ये है कि हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सभी परस्पर विरोधी तत्वों से मिलकर बनती हैं। पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति में जहाँ तक भी आप नज़र डालेंगे, जितना भी आप सोच पाएंगे, जितना भी आप देख पाएंगे, उन सभी चीज़ों में परस्पर विरोधी तत्व जो हैं वो छिपे होते हैं, जो मिलकर उस चीज़ का निर्माण करते हैं। जैसे दायां है तो बायां है, बिना दाएं के कोई बायां नहीं हो सकता। आगे है तो पीछे है, ऊपर है तो नीचे है। इस तरह पूरी प्रकृति में परस्पर विरोधी तत्व जो हैं वो एक दूसरे के साथ भरे हुए हैं, और किसी भी चीज़ का निर्माण जो है वो परस्पर विरोधी तत्वों को मिलाकर ही होता है। और इन परस्पर विरोधी तत्वों की अदला बदली करके ही कोई भी चीज़ है या कोई भी मनुष्य है इस प्रकृति में जिंदा बना रहता है। जैसे आप सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते भी हैं। सिर्फ सांस लेने के सहारे आप जिंदा नहीं रह सकते, या सिर्फ सांस छोड़ने से ही आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपको सांस छोड़ना है तो सांस लेना भी है, और अगर आपको जिंदा रहना है तो ये आपको दोनों काम लगातार करते रहने होंगे।
तो ये भी एक द्वंद्ववाद है जो हमारे शरीर में लगातार चलता रहता है। हम खाते हैं तो सुबह हमें टॉयलेट भी जाना पड़ता है। सिर्फ अगर हम खाते रहें तो भी हमारे शरीर का ज़्यादा देर जिंदा बचे रहना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम कुछ ना खाएं और लगातार हमें फ्लश जाना पड़े तो भी लगातार जो है इस तरह करने से हमारे शरीर पर बन आएगी और हमारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। और इसी तरह हम साइंस की किताबों में पढ़ते हैं कि प्रकृति का जो सबसे छोटा कण है वो है एटम या परमाणु। लेकिन परमाणु जो है वो खुद विरोधी तत्वों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर ही एक परमाणु का निर्माण करते हैं। और परमाणु उन सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं जिनको हम अपने आसपास देखते या महसूस करते हैं। आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आप इनको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो वो पूरा एटम है वो भी नष्ट हो जाएगा, और जिस चीज़ का वो एटम है वो चीज़ किसी और दूसरी चीज़ में बदल जाएगी। तो ये है द्वंद्ववाद की एक छोटी सी व्याख्या कि इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की हर एक चीज़ जो है वो परस्पर विरोधी तत्वों से मिलकर बनी है और तभी तक अस्तित्व में रहती है या तभी तक जिंदा रहती है जब तक उसमें परस्पर विरोधी तत्वों की अदला बदली चलती रहती है। जैसे ही उसको बनाने वाले विरोधी तत्व अलग अलग हो जाते हैं या उनकी अदला बदली या उनके बीच का संघर्ष बंद हो जाता है, उसी के साथ वो चीज़ नष्ट हो जाती है और उसकी जगह पे कोई और दूसरी नई चीज़ आ जाती है। बिल्कुल जैसे हमारे सांस रुक जाने से हमारे सांस के अंदर और बाहर होने की जैसे ही प्रक्रिया रुक जाती है, हमारा शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है और जिसे हम मृत्यु कहते हैं। और इसी तरह एक नए मनुष्य का जन्म भी तब होता है जब दो परस्पर विरोधी तत्व, नर और मादा, मेल और फीमेल, एक साथ आते हैं। उन दोनों के एक साथ आने से ही एक नए मनुष्य का जन्म होता है। और जन्म होने के बाद आजीवन जितनी भी देर वो जिंदा रहता है इस दुनिया में, उतनी देर उसके शरीर में परस्पर विरोधी क्रियाएं जो हैं चलती रहती हैं। और ये नियम जो है परस्पर विरोधी तत्वों के मिलने का, उनकी अदला बदली का, उनके आपसी संघर्ष का, इसी नियम को द्वंद्ववाद कहा गया है। और ये द्वंद्ववाद इस प्रकृति की छोटी से छोटी चीज, एटम से लेकर बड़े से बड़े स्टार्स तक सभी में एक जैसा लागू होता है। और यही मार्क्स का इस दुनिया को देखने का नजरिया है, जिसे हम द्वंद्ववाद कहते हैं। कि किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए ये देखना चाहिए कि वो चीज़ जो है वो किन परस्पर विरोधी तत्वों से मिलकर बनी है और उनके अंदर उन परस्पर विरोधी तत्वों का आपसी संघर्ष या आपसी अदला बदली जो है वो किस तरीके से हो रही है। सिर्फ इसी तरीके से जो है हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये था मार्क्स का दुनिया को समझने का द्वंद्ववादी तरीका। अब आप खुद सोचिए कि क्या कार्ल मार्क्स के दुनिया को देखने के इस नज़रिए को किसी भी तरीके से रद्द किया जा सकता है या इसे गलत साबित किया जा सकता है? अगर ये करना है तो आपको साइंस के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, और साइंस के अगेंस्ट जाकर ही, साइंस के सभी नियमों को धत्ता बताकर ही आप कार्ल मार्क्स का जो दृष्टिकोण है उसके खिलाफ जा सकते हैं, उसको रद्द कर सकते हैं। तो जो बात मैंने पहले बोली थी कि कार्ल मार्क्स को आप गलत साबित नहीं कर सकते, इसीलिए आप उसे बिगाड़ कर लोगों के सामने पेश करते हैं ताकि कार्ल मार्क्स की बातें लोगों के सर के ऊपर से निकल जाए। और ये कार्ल मार्क्स के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है जो लगातार पिछले 150 साल से हो रहा है, और इस अन्याय की कीमत जो है वो बहुत बड़ी समाज को चुकानी पड़ रही है। हमारे आसपास जितनी भी अराजकता, अव्यवस्था, समस्याएं हम आज देख रहे हैं, उनके पीछे एक यह ही कारण है कि सबसे बड़ा जो है कि कार्ल मार्क्स के साथ समाज ने न्याय नहीं किया। जब भी आप किसी महान व्यक्ति के विचारों को जानबूझकर गलत साबित करते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं, तो पूरे के पूरी मानवता को उसके
बहुत बड़ी कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है। अब बात करते हैं पदार्थवाद या मटेरियलिज्म या जिसे भौतिकवाद कहा जाता है उसके बारे में। हमने देखा कि द्वंद्ववाद का विचार जो है वो कार्ल मार्क्स ने अपने गुरु हेगेल से लिया, इसकी आलोचना की और इसको और ज़्यादा आगे विकसित किया और वैज्ञानिक बनाया। इसी तरह पदार्थवाद या मटेरियलिज्म की जो धारणा है ये भी कार्ल मार्क्स ने एक दूसरे जर्मन फिलोसोफर लुडविग फायरबाख से ली। उन्होंने लुडविग फायरबाख के जो पदार्थवाद है उसकी आलोचना की, उसे और ज़्यादा विकसित किया, वैज्ञानिक बनाया और हमारे सामने रखा। पदार्थवाद से मार्क्स का मतलब ये था कि इस सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका जो अस्तित्व है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है, वो मनुष्य की चेतना से, मनुष्य के विचारों से स्वतंत्र है। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में या हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य उनके बारे में क्या सोचते हैं या मनुष्य उनके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, मनुष्य उन्हें चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वो मनुष्य के विचारों से, मनुष्य की चेतना से अपना एक अलग अस्तित्व, अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस रखते हैं। इस दुनिया में माउंट एवरेस्ट तब भी था जब मनुष्य उसके बारे में नहीं जानते थे या मनुष्य उसके बारे में सोचते नहीं थे या मनुष्य माउंट एवरेस्ट के ऊपर नहीं पहुंचे थे। माउंट एवरेस्ट तब भी मनुष्य की चेतना से, मनुष्य के विचारों से स्वतंत्र अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस या अपना एक अलग अस्तित्व रखता था। इसी तरह ब्रह्मांड में ब्लैक होल की खोज हमने अभी कुछ साल पहले की है, लेकिन ब्लैक होल तो तब भी थे जब हम उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। इस तरह इस धरती पर मनुष्यों की समझ से या मनुष्यों की जानकारी से बाहर जीवों की ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जो अपना अस्तित्व रखती हैं, लेकिन जिनके बारे में आज तक हम कुछ भी जान नहीं पाए हैं। खुद वैज्ञानिक मानते हैं कि हम समुद्र के सिर्फ 5% या 5% हिस्से को अभी तक जान पाए हैं और समुद्र में रहने वाले 95% जीव जो हैं वो अभी भी हमारी जानकारी या हमारी सोच से बाहर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका अस्तित्व है, भले ही हम उनके बारे में जानें या ना जानें। एक लाइन में कहें तो भौतिकवाद का या मटेरियलिज्म का मतलब ये है कि इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की एग्जिस्टेंस जो है वो मनुष्य की चेतना से, मनुष्य के विचारों से स्वतंत्र है। मनुष्य जितना भी उनके बारे में जानता है तो वो अपनी जानकारी को बढ़ाता है, लेकिन अगर मनुष्य उनके बारे में नहीं भी जानता है तो भी वो अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस, अपना एक अलग अस्तित्व रखते हैं। उनका होना या ना होना मनुष्य के विचारों पर, मनुष्य की सोच पर, मनुष्य की चेतना पर निर्भर नहीं करता है। तो ये थी द्वंद्ववाद और भौतिकवाद की अलग अलग छोटी छोटी व्याख्याएं। अब दोनों को एक साथ समझते हैं कि जब हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं तो हमारा मतलब या हमारा उद्देश्य किस नज़रिए से होता है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मतलब ये है कि इस संसार को, इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को मनुष्य के विचारों से, उसकी चेतना से स्वतंत्र मानना और इसको जानने के लिए, समझने के लिए इसमें मौजूद अंतर्विरोधों का अध्ययन करना, इसमें मौजूद विरोधी पक्षों को देखना, उनकी आपसी अदला बदली, उनके आपसी संघर्ष को देखना और इस तरह से इस संसार के बारे में, इस प्रकृति के बारे में या चीज़ों के बारे में अपना एक नज़रिया, अपना एक दृष्टिकोण बनाना। तो ये है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो कार्ल मार्क्स ने हमारे सामने रखा था। अगर आप सही तरीके से इसे समझें तो आप पाएंगे कि कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो दृष्टिकोण है ये पूरी तरह से वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। इसे हम अपनी ज़िंदगी में आसपास की चीज़ों को जानने के लिए लागू या अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हवा हवाई हो।
हाँ, वो बात अलग है कि अगर मार्क्स के विचारों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश करना है तो हम द्वंदात्मक भौतिकवाद की कैसी भी व्याख्या जो है वो कर सकते हैं, लेकिन सही व्याख्या जो है वो आपकी चेतना, आपकी विचारों से स्वतंत्र उसका अस्तित्व है और वो बना रहेगा और वो रह रहकर आपको अपने होने का एहसास करवाती रहेगी। आने वाले वीडियोस में मैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बाकी हिस्सों पर भी चर्चा करूंगा और ये बताऊंगा कि अपना जो डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म का जो मेथड था या जो दृष्टिकोण था द्वंदात्मक भौतिकवाद का कार्ल मार्क्स का, उन्होंने इसे दुनिया के ऊपर और समाज के ऊपर कैसे लागू किया है और किस तरह से समाज के विकास की एक वैज्ञानिक व्याख्या हम लोगों के सामने रखी है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह करने से वीडियो की रीच बढ़ती है और बातें जो हैं वो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचती हैं और इस तरह करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है और मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि मैं कार्ल मार्क्स के विचारों को आपके सामने लगातार रखता जाऊं।